तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री क्लास में गुप्त एम्पायर हम लोग पढ़ा रहे हैं। इससे पहले गुप्त एम्पायर में हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं और आप देख रहे हैं सारा बोर्ड मैंने आपके सामने भर रखा, कोई भी जगह खाली छोड़ी नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि गुप्त एम्पायर से रिलेटेड जो खास फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं, आपको दोबारा कहीं ना भटकना पड़े। कई सारी मैगजीन से, बुक से रिसर्च करके और प्लस अपना जो एक्सपीरियंस है वो लेकर के मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। हमेशा की तरह अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो उसको ले बैठ जाइए, उसको ले लीजिए, बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें मैं जब आपसे डिस्कस करूँगा तो उसमें आएंगी, तो आप लोग अलर्ट रहें, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, गुप्त जो हैं ये अपने जीवन काल में ही, गुप्त राजा जो थे अपने, एक बार सवाल आया था कि किस वंश के राजा अपने जीवन काल में ही युवराज घोषित कर देते थे, तो गुप्त वंश के राजा। अच्छा, चोलों में क्या होता था? चोलों में ये होता था कि बड़े बेटे को युवराज नहीं बनाया जाता। ध्यान रखना, चोल वंश में बड़ा बेटा जो है युवराज यानी कि राजा नहीं बनेगा, और गुप्त वंश में जो बड़ा बेटा है वही युवराज होगा, और राजा जो था अपने जीवन में ही उसे घोषित कर देता था कि मेरा वारिस जो है वो ये होगा। अच्छा, गुप्त काल में नगरीकरण और व्यापार का ह्रास हुआ। वो क्यों हुआ, इसके सेकंड और फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अब मैं इसको दोहराऊंगा तो टाइम ही मैं आपका कंज्यूम करूँगा। गुप्त काल में भारत में जो व्यापार है और नगरीकरण है उसका डिके हुआ, ठीक है। लेकिन गुप्त काल में स्थायी रंग खोजे गए, डाई जिसे कहते हैं ना, परमानेंट डाई। एक तो इम्परमानेंट कलर्स हुए, कलर किया और उतर गया। इस समय स्थायी रंग खोजे गए। नील की खोज भी इसी समय हुई गुप्त एम्पायर में, गुप्त काल में नील की खोज हुई, उसने वस्त्र उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया। अच्छा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो इस विवाह के अवसर पर उसने एक नया सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का था ये, जिसका नाम था रुपयक। शेरशाह के समय में रुपया हो गया था, आज भी ये चल रहा है। तो गुप्तों के समय में चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया। इस सिक्के को कहते थे राजा रानी प्रकार का सिक्का, ठीक है ना। इस सिक्के को कहा जाता है राजा रानी प्रकार का सिक्का। अच्छा, चंद्रगुप्त ने नहीं कहा कि ये राजा रानी प्रकार का सिक्का है। उसके सिक्कों पे क्या है कि सिक्के के एक और क्या है, स्त्री और पुरुष की आकृति है, जिसमें रानी जो है राजा को कुछ गिफ्ट दे रही है, और पीछे लिखा हुआ लिच्छवय, नीचे दोनों चित्रों के नीचे लिखा हुआ है लिच्छवय, और उसके पीछे देवी की आकृति है। तो इस तरह के सिक्कों को कहा गया राजा रानी प्रकार के सिक्के। लिच्छवय का मतलब लिच्छवी कन्या से विवाह कर लिया, ठीक है। चांदी के। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शकों को जीता था तो उसने गुजरात में या उन एरिया में जहाँ पर शक थे, वहाँ पर जो सिक्के चलाए थे उनको कहा गया था व्याघ्र या बाघ शैली के सिक्के। सोने के सिक्के थे ये, और व्याघ्र या बाघ शैली के सिक्के का मतलब ये था कि पीछे राजा जो है तीर कमान से तीर खींच रहा है, तीर चला रहा है, तीर फेंक रहा है, और उसके आगे जो है वो बाघ है। इसे व्याघ्र प्रकार के या व्याघ्र निहंता यानी कि बाघ का शिकार करते हुए प्रकार के सिक्के कहे जाते हैं। गुप्तों में समुद्रगुप्त ने 6 अलग अलग तरह की मुद्राएं चलाई, है ना, जिसमें एक में किसी में उसको वीणा बजाते हुए दिखाया, जैसे वीणा वादन प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, गरुण प्रकार के सिक्के। तो अलग अलग नाम हैं, इसके सारे नाम मैंने लिखे नहीं हैं, आप लोग देखना चाहो तो देख लेना। 6 प्रकार के उसने सिक्के चलाए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सिक्का चलन में था, सबसे ज़्यादा वो था गरुण प्रकार का, यानी कि वो सिक्का जिस पर गरुण पक्षी की आकृति खुदी हुई थी। गुप्तों के समय में सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, सबसे पहले सिक्का चांदी का किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गीता मैम का कॉल आ सकता है, ध्यान कर लेना, आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्का चलाया चांदी का चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सोने का सिक्का चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया। व्याघ्र निहंता प्रकार का शकों को जीतने के बाद सबसे विविध प्रकार के, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे विविध प्रकार के, यानी कि अलग अलग तरह के, कुल 6 तरह के जो सिक्के चलाए वो समुद्रगुप्त ने चलाए। गुप्तों के समय में सबसे ज़्यादा जो सिक्के चलते थे वो गरुण प्रकार के सिक्के चलते थे, जो कि समुद्रगुप्त ने चलाए। समुद्रगुप्त ने भी सबसे ज़्यादा गरुण प्रकार के सिक्के ही जारी किए। और क्वेश्चन ये आता है कि सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किसने किए? तो कुमारगुप्त ने। या गुप्तों के समय में सबसे ज़्यादा सोने किसने जारी किए? कुमारगुप्त ने। ध्यान रखना, अब कुछ भी पूछ लिया आपसे। अगर यहाँ कुछ रह गया तो ये रह गया कि 6 अलग अलग प्रकार के जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे, इसको चाहो तो देख लेना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सिक्का जो चलन में था वो गरुड़ प्रकार का, गरुड़ ही इनका राज चिन्ह था गुप्तों का, और सबसे ज़्यादा सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए, और सोने के सिक्के भी सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त ने चलाए, ठीक है।
अच्छा, कुमारगुप्त के जो सिक्के थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के थे वो थे कार्तिकेय प्रकार के। कार्तिकेय प्रकार के मतलब कार्तिकेय या मयूर प्रकार के, ठीक है ना। तो उसमें राजा को दिखाया गया है मोर को खिलाते हुए, यानी कि राजा बैठा है और गोद में मोर बैठा और राजा उसको खिला रहा है, ठीक है ना। तो इसको मयूर प्रकार के सिक्के कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सिक्के और कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा कौन से सिक्के, मयूर प्रकार के या कार्तिकेय प्रकार के। अच्छा, स्कंदगुप्त ने जो सिक्के जारी किए हैं उसमें शिव जी का वाहन कौन है, नंदी, है ना। नंदी प्रकार के सिक्के, यानी कि शिव जी का वाहन नंदी दिखाया गया है सिक्कों पे। तो नंदी प्रकार के जो सिक्के हैं वो स्कंदगुप्त ने जारी किए हैं, लेकिन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। मयूर प्रकार के सिक्के आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। बात क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में आपको बता चुका, भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, कानपुर से मिला है, ठीक है ना। और इससे पहले भी जिक्र हो चुका है कि स्कंदगुप्त का जो भित्री स्तंभ लेख है उसमें किस जाति के हमले का जिक्र है, पुष्यभूति जाति के। पुष्यभूति के पुष्यमित्र, पुष्यभूति के पुष्यमित्र, ध्यान रखना पुष्यमित्र शुंग राजा था, पुष्यभूति जाति है। पुष्यभूत, ये मैंने गलत लिख दिया, पुष्यभूति होना चाहिए, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के कानपुर स्तंभ लेख से, जो कि स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख जो कि कानपुर के पास से मिला है, उसमें पुष्यमित्र, ये पुष्यभूति, पुष्यमित्र जाति पुष्यभूति जाति है, पुष्यभूति राजा था ना, पुष्यमित्र जाति का। मैंने सही लिखा था, अब मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं, पुष्यमित्र ही है, सही है। तो पुष्यमित्र, मैं आपको, मेरा दिमाग चल रहा है ये पुष्यभूति था कि पुष्यमित्र था, अभी मुझे 1 घंटे बाद याद आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको कंफर्म कर लेना कि पुष्यभूति है, पुष्यमित्र है, ओके। चलिए खैर, तो अब गुप्तों के समय में चित्रकला और मूर्ति कला की काफ़ी तरक्की हुई। ऐसा नहीं है कि चित्रकला, हाँ बोले, हाँ सोने का सिक्का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। दिनार नाम का सोने का सिक्का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था, है, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने का सिक्का जिसको दिनार कहा गया था, और सोने का सिक्का जिसको दिनार कहा गया है एमबीटी ने भी चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। तो गुप्तों के समय में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा मिला, मूर्ति कला को काफ़ी बढ़ावा मिला। आप देखते हैं अजंता एलोरा के जो चित्र हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो, अजंता एलोरा के सभी चित्र गुप्त काल के नहीं हैं, ध्यान रखना, अजंता एलोरा के सभी चित्र गुप्त काल के नहीं हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा चित्र जो हैं वो गुप्त काल के हैं। तो अजंता एलोरा पे अभी अलग से बात करेंगे आपके। आगे चलते हैं। इसी समय त्रिमूर्ति मूर्तियाँ बनाई गई, मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ। और इस समय जो था उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म जो था वो पीक पर था, गुप्तों ने वैष्णव धर्म को खूब बढ़ावा दिया था। अच्छा, इस दौर में जो उपजाऊ ज़मीन होती थी, उपजाऊ ज़मीन जो होती थी जिसे पोलज भी कहते हैं, मुगलों ने उसको कहा था पोलज, उपजाऊ ज़मीन जिसको मुगलों ने कहा था पोलज। गुप्तों के समय में उपजाऊ ज़मीन को कहा जाता था क्षेत्र, क्षेत्र मतलब उपजाऊ भूमि, ठीक है। अब भाग क्या है ये, अब मुगलों ने या तुर्कों ने जिसको लगान कहा, ठीक है ना, इस समय उसको कहा जाता था भाग। भाग जो था जो ज़मीन में जो पैदावार थी उससे ले आने वाला टैक्स। आपको पता है कि जो कृषि टैक्स है या अनाज पर जो ज़मीन में जो भी पैदा हो रहा है उससे ले आने वाला जो टैक्स है वो उस समय के राजाओं की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता था। तो मौर्यों के समय में भी और गुप्तों के समय में भी इसको भाग कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है भाग क्या है, उसकी दर क्या थी गुप्तों के समय में, 1/6। एक होता था भोग और बलि। भोग और बलि भी टैक्स होते थे। भोग जो होता था फल सब्जियों के रूप में दिया जाता था, और बलि जो था नकद कर था, और ये आमतौर पर किसी इमरजेंसी में जैसे युद्ध हो गया या कोई आपदा हो गई तब वसूला जाता था। हिरण्य ऐसा कर था, हिरण्य ऐसा कर था जो नगद में अदा किया जाता था। श्रेणी और नगर श्रेष्ठी, अच्छा इनकी जो श्रेणी और नगर श्रेष्ठी है ना, इसकी बात मैं करूँगा जब मैं आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाऊँगा, इसकी बात अभी नहीं कर रहा। और सामंतवाद, यहाँ पर हल्का सा हम सामंतवाद का जिक्र करेंगे। सामंतवाद पे 3 या 4 सवाल आएंगे, मैं आपको 2 मिनट में उसको बताते हुए चलता हूँ। सातवाहनों ने, दक्षिण भारत में सातवाहनों ने एक परंपरा, एक रिवाज शुरू किया कि जब भी वो कोई शुभ काम कर रहे हैं या कोई शुभ अवसर है, शुभ अवसर क्या हो सकते हैं, जैसे किसी का विवाह हो रहा है, बेटे का जन्म हो रहा है, बर्थडे है, राजा का जन्मदिन है ना, या राज्याभिषेक हो रहा है, समझ रहे ना, तो ये क्या माने जाते थे, शुभ काम माने जाते थे। तो जब भी वो कोई शुभ काम करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, तो ब्राह्मणों को भूमि दान देंगे। ब्राह्मणों को, पंडित जी
ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाएगा। ठीक है पांडे जी? हाँ, तो ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाएगा। तो सवाल आता है कि किसी भी शुभ कार्य के समय ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा किसने शुरू करी? सातवाहनों ने शुरू करी। ठीक है ना? ये रिवाज धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले एक गांव दिया जा रहा, फिर 2 गांव, फिर पता चला पूरा का पूरा कस्बा ही दान दे दिया, पूरा का पूरा जिला ही दान दे दिया। ये रिवाज धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गुप्तों के समय में ये रिवाज और बढ़ गया, यानी कि भूमिदान प्रथा खूब बढ़ गई। और ये भूमिदान प्रथा गुप्तों के समय में इतनी थी कि राजा तो कर ही रहा है, जो बड़े बड़े छोटे बड़े जागीरदार जमींदार हैं ना, वो भी भूमिदान कर रहे हैं। समझ रहे ना? सब विनोबा भावे बने पड़े। विनोबा भावे ने तो शुरू किया था ये मिशन के भी भूमिदान करो। तो उस समय ज़मीनें खूब होती थी, तो सातवाहनों के समय में भूमिदान प्रथा शुरू हुई। अब होता क्या है कि सातवाहनों के समय में या उसके बाद के समय में जिसको ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन का वो मालिक नहीं था। भूमि आपको दान में दे दी है, उस ज़मीन का वो मालिक या प्रशासक नहीं था। यह है कि उसे जोते बोए और अपनी रोजी रोटी चलाए। भूमिदान का मतलब ये था कि इस ज़मीन से अब टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ये ज़मीन इसकी है, ये टैक्स फ्री है। ठीक है ना? यहीं पर एक शब्द और आएगा, अग्रहार और ब्रह्मदेय। गुप्त काल में ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उन्हें कहते थे ब्रह्मदेय। जो ब्राह्मणों को दान में दे दिए, टैक्स फ्री हैं, ब्राह्मणों को दान में दे दिए, टैक्स फ्री हैं, वो गांव होते थे ब्रह्मदेय। और ऐसे गांव जिनका कर माफ़ कर दिया जाता था, किसी वजह से राजा किसी गांव का टैक्स माफ़ कर देता है, तो उन गाँवों को कहते थे अग्रहार गाँव। अग्रहार गांव और ब्रह्मदेय गांव, समझ गए ना? तो अग्रहार ऐसे गांव जिनका टैक्स माफ़ कर दिया गया, ब्रह्मदेय ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दिए गए, टैक्स फ्री गांव। ठीक है? अब धीरे धीरे क्या हुआ, सातवाहनों के बाद जो जिनको दान दिया जाता था, एक तो दान बड़े बड़े हो चुके, और जिनको दान दिया जाता था उन्हें उस ज़मीन में एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी दे दिया गया। समझ रहे ना? यानी कि राजा ने उसे उस ज़मीन में एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी दे दिया कि भाई मेरी ओर से यहाँ का राजकाज जो है वो तुम चलाओ। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और एक स्थिति ऐसी आई कि जब बड़े बड़े एम्पायर हो गए, पता चला कनिष्क ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया, या हर्ष ने पूरा का पूरा उत्तर भारत जीत लिया, या समुद्रगुप्त ने पूरा का पूरा लगभग, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग पूरा भारत ही जीत लिया। तो एक जगह से राज करना मुश्किल हो गया। तो अब क्या किया गया, अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया। गुप्तों ने बांटे थे, मौर्यों के समय में भी अलग अलग प्रांत थे। ठीक है, प्रांत में बांट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन प्रांत पे फुल कमांड होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, छोटे बड़े इलाकों को कुछ सेनापतियों को देना शुरू कर दिया, सेनापतियों की कमांड में देना, कमांडर्स की कमांड में देना शुरू कर दिया कि भाई ये इलाका यहाँ का है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तुम संभालोगे, यहाँ की कानून व्यवस्था रखवाली तुम करोगे, और भी जितने भी तरह के टैक्स जो वसूलने हैं वो तुम वसूलोगे, अपना खर्चा काट के, अपनी सैलरी अपने खर्चे काट के बाकी हिस्सा हमें दे दो। तो ये जो सिस्टम था, ये जो इस तरह के जो सेनापति थे जिन्हें अपने इलाके में राजकाज करने के अधिकार दे दिए जाते थे, यानी कि राजा के नीचे राजा, उन्हें कहते थे सामंत। तो इस प्रथा की जो शुरुआत हुई है भूमिदान प्रथा से हुई है, जो सातवाहनों ने किया था, गुप्त काल में आकर के ये बन गए थे सामंत। और अब ये इतने ताकतवर सामंत हो गए थे कि राजा को भी चैलेंज देने लगे थे। जब गुप्तों का पतन हुआ, गुप्तों के पतन की देख, जैसे ना मुगलों के पतन का एक कारण जागीरदारी प्रथा भी है, क्योंकि जैसे राजा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो जगह जगह जागीरदारों, जमींदारों, मनसबदारों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए, आज़ाद होना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से जब गुप्त राजा कमज़ोर हुए तो इनके सामंतों ने अलग होना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सामंतवादी विकेंद्रीकरण। कि गुप्त काल का पतन क्यों हुआ, सामंतवादी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है नीचे के स्तरों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, कुमारगुप्त के समय में वो और बड़ा। अब जो एक राजा है ना, उसने नीचे के लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सौंपने शुरू कर दिए, या सामंतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने शुरू कर दिए। इसकी वजह से जो राजा कमज़ोर हुआ, सामंत अराजक हो गए, विद्रोही हो गए, बगावत कर दी, अपने अपने इलाके उन्होंने आज़ाद करा लिए और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। राजा क्यों कमज़ोर हुआ, राजा इसलिए कमज़ोर हो गया, व्यापार कमज़ोर हुआ, कभी हुणों का आक्रमण हो रहा है तो कभी पुष्यभूति जाति का आक्रमण हो रहा है। पुष्यमित्र नहीं सर, पता मैं बहुत बड़ा कन्फ्यूज हूँ, पुष्यभूति के पुष्यमित्र जो भी है, तो कभी पुष्यभूति या पुष्यमित्र जाति का हमला हो रहा है। ठीक है ना? राजा की इनकम कम हो गई, जब इनकम कम हो गई तो सेना पर खर्च कम हो गया, परमानेंट आर्मी कम होने लगी, सामंतों को मौका मिल गया आज़ाद होने का या अलग होने का। यही तुगलकों के साथ हुआ और यही मुगलों के साथ हुआ। ओके, चलें सर। तो अब जो राजपूतों का समय है भारत में, 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है, राजपूत काल कहते हैं, उसको कहते हैं सामंती अराजकता का समय। जितने भी राजपूत राजा हैं ना, वो किसी ना किसी राजा के सामंत रहे, और उसके बाद ये आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद ये आपस में भी लड़ने लगे। तो इस समय वो कहते हैं हम, गुप्तों के बाद का समय या राजपूत काल का जो समय है, उसे हम कहते हैं सामंती अराजकता का समय। इसका फ़ायदा किसे मिला? तुर्कों को। ठीक है ना? चलें सर। तो
तो सामंतवाद जो अपने पीक पर था वो गुप्त काल में था, ठीक है ना, सर्वाधिक जो था गुप्त काल में था। उसके बाद कहते हैं हम सामंतवादी अराजकता का समय। अब यहीं पर एक शब्द आता है शाही, शाहानुशाही। ये कुषाण राजा थे ना, कनिष्क वाले, भीमकटफिसेस, कुजुलकफिसेस वगैरह, कुषाण राजा जो थे उन्होंने एक परंपरा चलाई थी शाही, शाहानुशाही। अच्छा, इन्होंने शको कुषाणों ने एक सिस्टम और भी चलाया था, छत्रप। छत्रप जो है ईरानी भाषा का शब्द है जिसको हम कहते हैं गवर्नर। तो अब शक जो थे अपने आप को शक छत्रप भी कहते थे, यानी कि प्रांतीय गवर्नर। ये गवर्नर है, इनके ऊपर एक राजा और बैठा है। कुषाणों ने इनको कहा शाही, शाहानुशाही। तो जो छोटे सामंत थे ना उनको कहते थे शाही, बड़े सामंत शाही, शाहानुशाही, और राजा महाराजा धीराज। तो कुषाणों के समय में भी सामंत थे। खैर, जब कभी सामंतवाद की बात करेंगे तो इस पर और जिक्र करेंगे। पीटी में ये क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा। अग्रहार ब्रह्मदेव मैंने आपको बता दिया। चिनांशु क्या था तबस्सुम? चिनांशु, हाँ, रेशम जैसा क्या? चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, चिनांशु। घटी यंत्र जो रहट है ना, रहट, इसका जिक्र गुप्त काल में आया है। जो आधुनिक रहट है इसका जिक्र सबसे पहले गुप्त काल में आया, उसको उस समय कहा गया है घटी यंत्र, ठीक है ना। कायस्थ, आजकल के जो लेखक होते हैं ना जिन्हें आप मुंशी, मुनीम या क्लर्क कहते हैं, गुप्त काल में इनको कहा गया था कायस्थ। कायस्थ जो था ऐसा कर्मचारी वर्ग था जो लिखा पढ़ी का काम करता था, राजा के लिए, जगीरदारों या जमींदारों के लिए मुनीमी या लिखा पढ़ी का काम करता था। खेताबाई का है क्या करें आजकल के नहीं, चलिए खैर वो अलग चीज़ है। तो कायस्थ ये एक वर्ग था। अच्छा, ये कायस्थ जो थी ना कोई जाति नहीं थी, ये 6ठी 7वीं शताब्दी में गुप्तों के समय में ये उदय हुए। अब जैसे ना एक हम, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी ज़्यादातर दोस्ती किससे है? टीचर से। आप पत्रकार हैं, आपकी दोस्ती किससे? ज़्यादातर पत्रकारों से, है ना। आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी ज़्यादातर दोस्ती संबंध किससे हैं? एंटरप्रेन्योर, कारोबारियों से, व्यापारी, होता है ना। आप स्टूडेंट हैं तो आपके ज़्यादातर संबंध छात्रों से। तो उसी तरह जैसे एक शिक्षक ना, शिक्षक बिरादरी हो जाता, आपस में घुलते मिलते हैं, वहाँ कोई जात पात, धर्म, जाति जैसी कोई बाधाएं होती नहीं है, ठीक है साहब। तो वो एक जाति बन गई, है ना, शिक्षक समाज की एक जाति बन गई। तो उसी तरह से एक वर्ग उभरा, एक क्लास उभरी कायस्थ, जो कि लिखा पढ़ी का काम करते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, और जो प्रशासनिक अधिकारी जैसे कहते हैं ना लिखा पढ़ी मुनीम, मुंशी टाइप के। तो धीरे धीरे ये वर्ग जो था एक जाति में बदल गया। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कायस्थ कौन थे और किसके समय में उभरे? तो गुप्तों के समय में उभरे। अब ये एक जाति बन चुका है, ठीक है ना। अब हुणों के कारण मैंने ये सब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया कि हुण क्या थे, उनसे क्या हुआ, रोम कैसे कमज़ोर हुआ और उसके बाद क्या हुआ। अब मैंने ये भी बताया आपको कि फाहियान जब आया 3वीं 4वीं शताब्दी में, 4वीं 5वीं शताब्दी में जब फाहियान आया, 4वीं 5वीं 399 में आया था ना वो, 399 से 414 के आसपास तक वो रहा था। फाहियान जब आया उस समय तो गुप्त साम्राज्य जो था अपने वैभव पे था, पीक पर था, पाटलिपुत्र का गौरव भी बना हुआ था। लेकिन जब 7वीं शताब्दी में हेनसांग आता है तो गुप्त साम्राज्य पतन की ओर था, नगरीकरण ध्वस्त हो रहा था और पाटलिपुत्र लगभग ध्वस्त हो चुका था। वो कहता है कि ये उजड़ के गांव बन चुका है, उसका गौरव किसने ले लिया है? कनौज ने ले लिया है, ठीक है। अब फाहियान किसका जिक्र करता है? कोड़ी का। फाहियान कहता है कि ग्रामीण लेवल पर या निचले लेवल पर या दैनिक लेन देन में, दैनिक लेन देन क्या होता है भाई? क्या जाते हो दुकान पे? फैन लेने, ब्रेड लेने, ब्रश लेने, पेस्ट लेने, साबुन, है ना, सर्फ, और क्या क्या लेने जाते हो रोज़, है ना। कार खरीदने थोड़ी जाते हो रोज़, है ना, पेन खरीदने जाओगे। और आप जो है कार, घड़ी, कपड़े, चश्मा, जूते, ये रोज़ खरीदने थोड़ी जाओगे। जो डेली चीज़ें आप खरीदते हो उसे कहेंगे दैनिक लेन देन। तो कह रहा है दैनिक लेन देन में समुद्र से निकाले जाने वाली कोड़ियों का इस्तेमाल होता था। तो ये क्या कह रहा है? एक्चुअली बताना चाह रहा है कि व्यापार जो है कमज़ोर हो गया था, इसकी वजह से मनी का जो सर्कुलेशन था वो बहुत घट गया था। इतना घट गया था कि दैनिक लेन देन में कोड़ियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सिले सिलाए कपड़े जो थे इस समय इंपॉर्टेंट, अब हमेशा कोई सा भी समझ लो, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण व्यापार? उद्योग, वस्त्र उद्योग, सिले सिलाए कपड़ों का उद्योग, सिले सिलाए कपड़ों का व्यापार, हम हमेशा यही इंपॉर्टेंट रहेगा। भृगु कच्छ, आज का भड़ोच, जब भी आपसे पूछे, अब तो खैर उसका गौरव किसी और ने ले लिया, जब भी पूछे आप, चाहे मुगल काल पूछे, कुछ भी पूछे, कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, बेरीगाजा या भड़ोच। और दक्षिण भारत में ताम्रलिप्ति, सॉरी दक्षिण भारत नहीं, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और इधर पूरे भारत में या पश्चिमी भारत में भड़ोच, ठीक है ना। अब ये अरिकमेडु क्या है? अरिकमेडु मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब मौर्योत्तर काल में कुषाणों के समय में व्यापार पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। वैसे कोई बता सकता क्या है ये अरिकमेडु, पुहार, कावेरी पत्तनम, क्या है ये? हाँ, तो चलो अगले पार्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, समय नहीं है मेरे पास।
महासंधि विग्रही जो होता था, युद्ध और शांति का मंत्री होता था। अच्छा, अब गुप्तों ने अपने इलाकों को प्रांतों में बांटा था। प्रांतों को देश भी कहते थे, भुक्ति भी कह देते थे और अवनी भी कह देते थे। अलग अलग प्रांतों में बांटा था, उसका नाम था देश, भुक्ति या अवनी। ठीक है। अच्छा, प्रांतों का जो गवर्नर था उसे उपरिक कहते थे। प्रांतों का जो गवर्नर है उसे उपरिक भी कह देते थे, उपरिक महाराज भी कह देते थे प्रांतों के गवर्नर को। और जो जिले थे, जिसका नाम है जनपद, जनपद या जिले जो थे उन्हें कहते थे विषय, और जिले के मुखिया को कहते थे विषयपति। मौर्यों के समय इसे जिला समाहर्ता कहा जाता था, आज डीएमए। ठीक है ना सब। जो सीमांत प्रांत थे, जैसे जो सीमाओं के पास के प्रांत हैं, जैसे हमारे सीमांत प्रांत हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, गुजरात, तो सीमाओं के पास के जो प्रांत थे वहाँ का जो गवर्नर होता था उसे कहते थे गोप्ता। क्या कहते थे? गोप्ता। ठीक है ना। पौर और महापौर, जो नगर निगम या शहरों के जो मुखिया होते थे उन्हें पौर और महापौर कहते थे। और प्रशासन में सबसे नीची जो इकाई थी वो थी ग्राम। ग्राम जो थी प्रशासन में सबसे नीची इकाई थी, और कई गांवों को मिलाकर के बनता था एक पेट। क्या बनता था? पेट। इतना ज़्यादा मत करना, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर। प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी ग्राम। जिले को कहते थे जनपद या विषय। प्रांत का नाम था देश, भुक्ति या अवनी। कुछ पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं पांडे जी? है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इनके अलग अलग प्रांत थे। जैसे सौराष्ट्र प्रांत है, इसकी राजधानी जूनागढ़ थी। पश्चिम मालवा प्रांत है, इसकी राजधानी अवंती थी। ठीक है। और भी कई सारे प्रांत थे, ज़्यादा पंगा लिया नहीं है मैंने। जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी वर्ग था, जिसे आज आप नौकरशाही कहते हो, उसे कुमारमात्य कहते थे। उनसे नीचे का जो प्रशासनिक वर्ग था, जिसे आज आप पीसीएस कह सकते हो, अमात्य। अमात्य और कुमारमात्य। दास प्रथा इस समय शोषणीय हो चुकी थी। जैसे मैगस्थनीज कहता दास प्रथा नहीं है मौर्यों के समय में। चाणक्य कहता, अर्थशास्त्र कहता दास प्रथा है। ये कह रहा दास प्रथा है भी, और दास प्रथा बहुत ही शोचनीय हो चुकी है। दास प्रथा शोचनीय हो चुकी है, इसकी जानकारी जो है फाहियान भी देता है। अब इसी समय चंडाल, हादी और डोम, फाहियान ने चंडाल, हादी और डोम इन लोगों का जिक्र किया है। देखिए 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते थे। अब ये जो चंडाल, हादी और डोम हैं, इन्हें किसी भी वर्ण में या किसी वर्ग में नहीं रखा गया। ये एक्चुअली अंत्यज थे। अंत्यज माने निम्न कुल में जन्मा, या जो किसी भी वर्ण में शामिल ना हो, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। इनको कहा गया अंत्यज, और इनका जिक्र किया है फाहियान ने। वो कहता है, इनको उसने नाम दिया है चंडाल, हादी और डोम। ये कहता है कि समाज में सबसे निम्न तबके पे थे और ये अछूत माने जाते थे। और वो यहाँ भी कहता है कि इन बेचारों को, इन्हें नगर में प्रवेश करने की या शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी, और कभी आते भी थे तो ये लकड़ियाँ बजाते हुए आते थे, ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि आ गए, लोग रास्ते से हट जाएं, ताकि वो इनकी छाया मात्र से भी अपवित्र ना हो जाएं। तो ये चंडाल, हादी और डोम जो थे ना, ये कैसे पैदा हुए? ये दरअसल मिश्रित वर्णों से पैदा हुए थे। यानी कि मान लीजिए ब्राह्मण पुरुष ने किसी अन्य वर्ण की स्त्री से विवाह कर लिया, या वैश्य महिला ने किसी अन्य वर्ण के पुरुष से विवाह कर लिया, उससे होने वाली जो संतानें थीं ये कहलाती थी। तो इसमें जो चंडाल थे, चंडाल, हादी और डोम जो थे, वो ऐसी संतानें थीं कि कोई ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष अगर शादी कर ले, ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष से उत्पन्न जो संतानें होती थीं वो अछूत मानी जाती थीं, चंडाल, हादी और डोम कहलाती थी। ठीक है ना। फाहियान इनका जिक्र करता है और कहता है साहब इनकी हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। अच्छा, कौन है? कौन है? घर से। अच्छा, तो अब कहते हैं ना, भारत में सती प्रथा की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, कब से हुई पता नहीं, कब से हुई। अब एक आता है कि भारत में सती प्रथा का रिकॉर्डेड प्रूफ कहाँ मिलता है, या सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है? भारत में सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य या रिकॉर्डेड प्रूफ जो है सबसे पहले किस समय का है? तो ये गुप्त काल का है। दरअसल एक गुप्त सामंत है भानुगुप्त। किधर गया भाई? किधर लिखा ये है? ठीक है ना। एरण एक जगह है मध्य प्रदेश में, एरण। ठीक है ना। एरण भी इसका नाम मिलता, एरिकिन भी इसका नाम मिलता। एरण मध्य प्रदेश में जगह है, यहाँ पर एक गुप्त सामंत राज करता था जिसका नाम था भानुगुप्त। ठीक है ना। कुमार गुप्त के समय का है ये अभिलेख। कुमार गुप्त के सामंत भानुगुप्त है। ध्यान रखना, बार बार इसको इसलिए जोड़ दे रहा हूँ। कुमार गुप्त का सामंत है भानुगुप्त। कहाँ का है ये? एरण। एरण का हुआ मालवा या एमपी में हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ ये कि युद्ध में इसका सेनापति गोपराज शहीद हो गया। इसको लिखना मत, लेकिन इन वीडियो को बार बार सुनते रहना। जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो भी इनको सुनते रहना नॉलेज के लिए ना। तो इसका एक सेनापति भानुगुप्त शहीद हो गया, तो उसकी पत्नी जो थी फिर अपने पति के साथ चिता में जल गई, यानी कि सती हो गई।
ऐसा किसमें दिया है? एरण अभिलेख में। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख किसके समय का? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त भी कह सकते हो, भानुगुप्त भी कह सकते हो। गोपराज आपसे नहीं पूछेगा, जब IAS की तैयारी करोगे तो पूछेगा गोपराज, ठीक है ना। उसमें पूछेगा ना इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से सही हैं। फिर एक बार IAS का पेपर दे के आओगे, अब बोल दो दोगे नहीं, दे के आओगे फिर साहब हमारे बस की बात नहीं है। 2-3 तो तैयारी छोड़ गए है ना। चलें साहब, बिजनेस बना लिया उन्होंने अपने। ओके, अच्छा, जो कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में, अपने एक महाकाव्य या नाटक में देवदासी प्रथा का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि उज्जैन या उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में देवदासियां रहती थी। तो देवदासी प्रथा भी इस समय हो गई थी। आप लोग जानते होंगे देवदासी प्रथा क्या है। इसके अलावा गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा भी शुरू हो गई थी और पर्दा प्रथा, उच्च वर्गों में पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी, है ना। लोग कहते हैं ना कि पर्दा प्रथा मुगल या तुर्क लेकर आए, नहीं, गुप्त काल से ही शुरू हो गई थी पर्दा प्रथा। बाल विवाह भी शुरू हो गया था। अब मैंने लिखा, ये चीज़ मैं यहाँ गलत लिख गया हूँ, बट इसकी धनधारा वृद्धि जिमुद्बाहन बात की बात है, ठीक है ना। फाहियान ये कहता है, फाहियान जो है उत्तरी भारत को कहता है मध्य देश। जो गुप्तों का जो इलाका है ना, फाहियान उसको कहता है मध्य देश या ब्राह्मण देश। वो कहता है उत्तरी पश्चिमी भारत में, खासकर गांधार में तो बौद्ध धर्म का जो महायान धर्म था वो फल फूल रहा था, लेकिन मध्य देश में यानी कि उत्तरी भारत में जो वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म अपने पीक पर था। अच्छा, फाहियान कहता पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन इस समय पर्दा प्रथा शुरू हो चुकी थी। फाहियान कहता है कि पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखना। फाहियान ये कह रहा है पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है ना। और फाहियान ने ये कहा है कि जो आम प्रजा थी वो समृद्ध थी, यानी कि लोगों के पास पैसा था। ध्यान रखना, फाहियान के समय में प्रजा खुशहाल है, हेनसान के समय में लोग उजड़ने लगे। फाहियान कह रहा है प्रजा समृद्ध है, राजा उदार है और दंड भी उदार देता, कोमल दंड देता है, लेकिन उदार और कोमल दंड देने के बावजूद भी यहाँ पर अपराध जो हैं वो बहुत कम होते हैं और मृत्युदंड तो दिया ही नहीं जाता। राजा मृत्युदंड देता नहीं है, उदार और कोमल दंड दिए जाते हैं, और इतना सब होने के बाद भी अपराध जो हैं वो कम होते हैं। तो इतनी सारी कहानी बोलने के बाद कम से कम ये तो आपको याद रहेगा कि फाहियान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। ये गलत ना हो, ठीक है ना। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय का इसने, अच्छा, फाहियान ने किसी राजा का जिक्र नहीं किया। फाहियान ने अपने विवरण में किसी भी राजा का नाम नहीं लिया, और इस देश को कहा है मध्य देश, भारत नहीं कहा है, भारत या मगध जैसा कुछ नहीं कहा, मध्य देश का है, किसी राजा का नाम नहीं लिया है। लेकिन उसने जो जिक्र जो किया है ना, जो वर्णन या डिस्क्रिप्शन उसने किया, उससे लगता है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। तो इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बिना नाम लिए तारीफ की है, ठीक है। ये हो गया साहब। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो गुप्त काल है या गुप्तों का जो समय है, ये भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। ये भारत का, ध्यान रखना, गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। भारत का पहला क्लासिकल एज या पहला भारत का शास्त्रीय युग कहलाता है। भारत का दूसरा स्वर्ण काल या दूसरा शास्त्रीय युग किसे कहते हैं? गीता तो नहीं है। भारत का पहला स्वर्ण काल या पहला शास्त्रीय युग गुप्त काल। भारत का दूसरा स्वर्ण काल या दूसरा क्लासिकल एज शाहजहां का समय। ध्यान रखना, ठीक है ना। गुप्त काल का जो समय है वो लिटरेचर का, किसका? लिटरेचर का नहीं, संस्कृत लिटरेचर का। ध्यान रखना, लिटरेचर का नहीं, संस्कृत लिटरेचर का। गुप्त काल का जो समय है वो संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया जाता है। इसके अलावा गुप्त काल जो है वो कला और संस्कृति का भी स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल भारत का पहला स्वर्ण युग, भारत का पहला शास्त्रीय युग, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है ना। अब गुप्तों के समय में ब्राह्मण या वैष्णव धर्म जो था वो पीक पर था। ब्राह्मण धर्म का, पांडे जी, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग कहलाता है, ठीक है ना साहब। अच्छा, आगे सबसे पहली बार गुप्तों के समय में मंदिर बनना शुरू हुए पूजा के लिए। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं होती, पूजा होती थी, मूर्ति पूजा भी होती थी, लेकिन मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई वो गुप्तों के समय में हुई। अच्छा, कौन सा मंदिर बना, उसमें शिखर का प्रयोग कैसे कब हुआ, जब मैं आपको मंदिर पढ़ाऊंगा ना अलग से, उसमें बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आप इतना ध्यान रखने कि मंदिर बनाना और मंदिरों में शिखर बनाना, उसकी शुरुआत जो है सबसे पहले गुप्तों के समय में हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 राजधानी, जैसे कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी ना, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी 2 राजधानियाँ थी। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एक पाटलिपुत्र और दूसरी कन्नौज। पाटलिपुत्र उसकी मुख्य राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी उसकी कन्नौज। गुप्तों के समय में याज्ञवल्क्य की स्मृति पूरी हुई। गुप्तों के समय में ही रामायण और महाभारत पूरे हुए। रामायण और महाभारत के काल नहीं, रामायण और महाभारत की कथाएं,
ये पूरी तरह से लिख करके तैयार हुई या इनका संकलन पूरा हो गया। गुप्तों के समय में ही जो 108 पुराण हैं उनका संकलन पूरा हुआ। मैंने लिखा कहानी का पुराणों का संकलन हुआ और रामायण महाभारत अपने अंतिम रूप में सामने आई गुप्तों के समय में। ठीक है साहब, गुप्तों के समय में ये हुए हैं आर्यभट्ट, बराह मिहिर जैसे विद्वान। आर्यभट्ट और बराह मिहिर जो हुए हैं गुप्तों के समय में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना बराह मिहिर जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, उनके 9 रत्नों में भी से थे। आर्यभट्ट जो हैं गुप्तों के समय में हुए हैं लेकिन वो गुप्तों के दरबार में नहीं थे। ध्यान रखना, आर्यभट्ट किसी गुप्त राजा के दरबार में नहीं थे, गुप्त काल में हुए। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अच्छा। अब इसी समय भास ने नाटक लिखा है स्वप्न वासव दत्तम या स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्तम या स्वप्न वासव दत्ता, ये नाटक लिखा भास ने। इसको पहला नाटक और भास को पहला नाटककार कहा जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्त ने लिखी है, नाटक है ये। ठीक है ना, इसमें रामगुप्त की कथा है। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस, देखिए गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नाम का ये नाटक लिखा गया है जो विशाखा दत्त ने लिखा है। और इसमें जो कहानी है उसकी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन कैसे पाया। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिंहासन पाया था, किस तरह से सिंहासन पाया उसकी कथा है। सर थोड़ा इधर करना है इसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन किस तरह से पाया वो दिया गया है मुद्रा राक्षस किसकी, विशाखा दत्त की। और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की, हालांकि मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं बताता चलूँ। देवी चंद्रगुप्तम में एक्चुअली एक नाटक है और इसमें किसी राजा का नाम नहीं है, लेकिन इस नाटक का जो कंटेंट है उससे ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है एक्चुअली वो राजा नहीं बना था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा बेटा या चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई रामगुप्त राजा बना। रामगुप्त जो था इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ना पाया। शकों ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया और शक जो थे राजधानी पाटलिपुत्र तक आ गए और उन्होंने कहा कि भाई हम वापस चले जाएंगे, लेकिन जो रानी है, रानी कौन, रामगुप्त की पत्नी रानी, उसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था, ध्रुव देवी। रानी ध्रुव देवी को हमें सौंप दो आप। तो ऐसे में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो सामने आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साथ कुछ सैनिक लिए रानी के सेवकों के रूप में, और खुद जो था महिलाओं के कपड़े पहन करके घूंघट वगैरह निकाल करके डोली में बैठ गया। अब वो डोली जाती है शक राजा के पास, है ना, और वो जो सैनिक हैं उन्होंने कहा भाई ये रानी के सेवक हैं, ये तो साथ में जाएंगे ये रानी के सेवक रानी के साथ में जाएंगे। डोली में चंद्रगुप्त है, वहाँ जा करके मौका पार करके इन्होंने उस शक राजा को मार भगाया था। और कहते हैं कि इन्होंने न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की बल्कि गुप्तों की जो सम्मान था उसकी भी रक्षा की। बाद में संभवतः ऐसा कहा जाता है कि रामगुप्त को हटा दिया गया, मार दिया गया। चंद्रगुप्त ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और ध्रुव देवी से ही बाद में विवाह कर लिया। ठीक है साहब, ओके। तो ये जो कथा है ये है देवी चंद्रगुप्तम नाटक में जो लिखा है विशाखा दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से सिंहासन पाया ये कथा है मुद्रा राक्षस में। ठीक है ना, मुद्रा राक्षस में तबसुम नहीं बोलेंगी। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, उसके कुल के बारे में क्या कहा है, वृषल या निम्न कुल का। वेरी गुड। तो इसी समय हुए हैं आर्यभट्ट, ये संसार के प्रथम नक्षत्र विज्ञानी कहे गए हैं। आर्यभट्ट जो हैं इसी समय हुए हैं, ये संसार के प्रथम नक्षत्र विज्ञानी कहे गए हैं। इन्होंने, ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने ही पहली बार, मैं दिख रहा हूँ इसमें सर, मैं इसमें दिख रहा हूँ, अच्छा, तो मैं इधर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ थोड़ी लाइट में यहाँ कम करूँगा। ये सामने लाइट जो है मेरी आंखों को परेशान कर रही है। सर इसको बंद कर दूँ मैं, है ना। आप लोग जो देख रहे हैं वो तो एडजस्ट कर ही लेंगे, है ना। जो नहीं देख रहे होंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो तो रोशनी देखेंगे, है ना। रोशनी कैसी है, आवाज़ कैसी है ना, सर कैसे हैं, सर के कपड़े कैसे हैं, सर के बाल कैसे हैं ना, होता है ना। जब पेपर में कुछ समझ में नहीं आता है ना तो 2 घंटे कटते नहीं है, तो फिर पंखों को पर गिनते हैं ना, कितने पंखे लिखे हुए देख जाते हैं ना, कितने पंखे लगे हुए हैं, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, इमारत नई है या पुरानी है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, कितने एग्जाम दे रहे हैं, है ना। और जब आता तो धड़ाधड़ कुछ पता ही नहीं चलता है एग्जाम में था कौन। ओके, तो चलिए साहब, मुझे ये स्लाइड से थोड़ी परेशानी हो रही इसलिए मैंने ये बंद कर दी। तो आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित विचारधारा दी थी, है, इधर देख लें सर, हाँ कहीं भी मैं खड़ा हो जाऊँगा, इधर खड़ा हो जाऊँ। आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित विचारधारा, सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह
पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इससे पहले ये कहा जाता था कि सभी कुछ जो इस संसार में जो कुछ भी हो सब पृथ्वी के चारों ओर घूमता ना, वो गलत है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी को कहते हैं कि सूर्य केंद्रित विचारधारा सबसे पहले किसने दी? आर्यभट्ट ने दी। ठीक है, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण क्या होते हैं सबसे पहले इन्होंने बताया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं सबसे पहले इन्होंने ही बताया। दशमलव, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, क्यों दशमलव लिखना यहाँ लंबा हो जाता, मैं लिखा पॉइंट। तो दशमलव या पॉइंट का आविष्कार जो है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही किया। अच्छा, शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ, लेकिन किसने किया इसकी जानकारी नहीं है। दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, ये बिल्कुल सही है। शून्य का आविष्कार भी भारत में है ना, वो गाना है ना पूर्व पश्चिम फिल्म का, देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, है ना। सुना गाना ये, सुना? इसका मतलब ये है दशमलव जो है कि उसकी खोज आर्यभट्ट ने की। ठीक है, तो इसी समय हुए हैं ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल में लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में हुए हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने एक किताब लिखी है ब्रह्म सिद्धांत। इसमें इन्होंने न्यूटन से पहले ही कह दिया कि पृथ्वी की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। सवाल खूब आता है कि न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दे दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था, जिसको इन्होंने लिखा है ब्रह्म सिद्धांत। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत। ठीक है ना, आगे चलें। संस्कृत का ये गोल्ड एज था, ये मैं आपको बता चुका। फर्स्ट क्लासिकल एज था, ये भी बता चुका आपको। अच्छा, इसी समय एक विद्वान हुए कामंदक, उन्होंने किताब लिखी है नीतिसार। कामंदक ने किताब लिखी है नीतिसार। अब ये जो बुक है, ये कहा जाता है ये बुक अर्थशास्त्र से प्रेरित है। ये बुक जो है वो कामंदक की नीतिसार जो है वो अर्थशास्त्र से प्रेरित है। ठीक है ना। इसी समय अमरकोश लिखी गई है। अमर सिंह नाम के विद्वान ने इसी समय एक बुक लिखी है अमरकोश। इसको संस्कृत व्याकरण का पहला प्रमाणिक कोश कहा जाता है। संस्कृत का या संस्कृत व्याकरण का पहला प्रमाणित कोश कहा जाता है किसको? किसको? अमरकोश को। ठीक है साहब। इसी समय लिखी गई है चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद ने लिखी है चंद्र व्याकरण। इसी समय है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथा है ना, दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग बुक। तो विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है वो इसी समय लिखी गई है। कामसूत्र, वात्स्यायन की जो कामसूत्र है वो भी इसी समय लिखी गई है। इसके अलावा भट्टी ने एक महाकाव्य लिखा, भट्टी काव्य। भट्टी ने लिखा है भट्टी काव्य। रामायण की कथा है ये, इसे रावण हो भी कहते हैं, इसी समय लिखा गया है। और बारहमीर ने इस समय लिखी है पंच सिद्धांत का। ठीक है, पंच सिद्धांत का। बारहमीर क्या थे? ज्योतिष और नक्षत्र शास्त्री थे ना। इनके बारे में फिर कई बात करेंगे। तो 3 पार्ट हो चुके हैं, उसमें मैंने गुप्त एम्पायर को समेटने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ें और भी रह गई हैं, तो इसका मैं एक चौथा पार्ट और बनाऊंगा। थैंक यू।